Welcome guys, welcome everyone to the YouTube channel Combined Study Point। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Combined Study Point पर। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, इग्नू के लिए जो क्लासेज है वो कंटिन्यू होने ही वाली हैं और आज जो क्लास हमारी होगी वो होगी बिजनेस लॉ की। ठीक है भाई, क्लास कौन सी है आज? बिजनेस लॉ। तो एक बार लास्ट हमने क्या डिफ़ाइन किया था, क्या पढ़ा था, उसमें हमने एग्रीमेंट किया था भाई। ठीक है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों टॉपिक कवर कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक होएगा उसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो बिजनेस लॉ के अंदर क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी। इन तीन बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। क्रिएशन होता है किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, और एग्जीक्यूशन होता है किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा और किस तरह से उसको इनफोर्सेबल बनाया जा सकता है या नहीं, कानून की दृष्टि में वो इनफोर्सेबल है या नहीं है, उस बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले क्रिएशन की बात करें तो क्रिएशन में हम ये देखते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखित है या कोई बोल के, है ना, बाय वर्ड या बाय रिटन। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ठीक है, मेड इन राइटिंग और वर्ड ऑफ माउथ, इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, सबसे पहली जो कैटेगरी इसमें आती है, दो कैटेगरी इसमें पढ़ेंगे, एक आपका एक्सप्रेस और दूसरा इम्प्लाइड। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारी टर्म एंड कंडीशन पूरी तरह से दोनों पार्टी ने एक्सप्रेस कर दी, या वो लिख के एक्सप्रेस करी है या बोल के एक्सप्रेस करी है, लेकिन सारी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, किसी ने अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई भी सामान अगर सेल आउट करना है और उसके लिए टर्म एंड कंडीशन रिटर्न में उसको दे दिया और फिर उस पार्टी ने उसको कंसर्न दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? एक्सप्रेस हो जाएगा। कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पार्टी का क्या होगा, अमाउंट जो है वो टर्म एंड कंडीशन डिफाइन होंगी। बल्कि जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सर्कमस्टांसेस की वजह से बनेगा। ठीक है, जैसे किसी पर्सन ने बिना कुली को बुलाए, कुली को बुलाया भी नहीं है, मान लो कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे खड़ा है और उस कुली ने उसका सामान जो है वो बिना पूछे ही इस तरह से क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसमें ए पार्टी ने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया था बट फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कई पैसेंजर बस में, ट्रेन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो टिकट लेने के लिए आता है व्यक्ति, वो आपसे, आपको पता है कि आपने उससे टिकट लेनी है, तो बिना बोले ही हम क्या करते हैं, पैसे आगे कर देते हैं। तो ये कैसा केस है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, देन एग्जीक्यूशन, किस तरह से एग्जीक्यूट हम कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है या अनकम्प्लीट है, उस बेसिस पे हम एग्जीक्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं। एक आपका एग्जीक्यूटेड होगा और एक दूसरा एग्जीक्यूटरी होगा। एग्जीक्यूटेड में होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन है दोनों पार्टीज़ ने कंप्लीट कर दी, तो वो क्या हो गया? एग्जीक्यूटेड। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बुक सेल करने के लिए बोला कि 500 रुपये में मैं तुझे अकाउंट की बुक दे दूँगा। अब ए पार्टी ने बी पार्टी को बोल दिया सेल करने के लिए पैसा, ठीक है, और बी ने उसको रिसीव कर लिया, परचेज़ कर लिया, तो दोनों पार्टी की जो भी ऑब्लिगेशन थी वो कंप्लीट हो गई। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम बोलते हैं कि वो कैसा है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और एग्जीक्यूटरी में क्या होता है, दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी ने अपनी कंडीशन या ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दी है, जबकि दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशन अभी पूरी नहीं हुई। तो अगर दोनों पार्टी में, मान लो इसी को एग्जांपल को अगर लें,
कि ए ने बी को बुक सेल करनी थी, ठीक है, सेल करने के लिए उसने बोल दिया, लेकिन बुक को डिलीवर नहीं करा। पैसे तो रिसीव कर लिए लेकिन बुक को डिलीवर नहीं करा दूसरी पार्टी तक, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव। यानी जब डिलीवर हो जाएगी बुक्स तब ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एग्जीक्यूटेड का, ठीक है। तो ये था एग्जीक्यूशन क्लासिफिकेशन। देन है इनफोर्सेबिलिटी। इनफोर्सेबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो हमारी कंडीशंस जो भी कॉन्ट्रैक्ट की हैं उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करे, उसे आप क्या कहेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। जो पूरी तरह से क्या हो, लीगल हो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड ना हो सके, वॉइडेबल ना हो सके, इलीगल और अनफोर्सेबल नहीं है, उसे आप क्या कहेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर किसी पार्टी ने धोखाधड़ी करी है तो उस केस में कोर्ट केस भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लॉ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उसकी वजह से वो वॉइड हो गया, यानी उसका लीगल जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ये कई केसेस में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अब कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन बाद में बताई है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। उसने पूरी तरह से उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया नहीं था। जैसे ए प्रोमिस टू मैरी बी, ए ने बी को प्रॉमिस करा शादी करने के लिए, लेकिन बी की डेथ हो गई है, तो उस केस में बी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा हो गया, वॉइड हो गया। प्रॉमिस तो कर दिया गया बट उसको मृत्यु पहले हो गई, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड, जिसको कानून की दृष्टि में वॉइड माना जाएगा। और जो इनफोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं है, जिसको कानून भी इनफोर्सेबल नहीं करवा सकता, उसे वॉइड कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे वॉइड के बारे में। जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, वहाँ पर हमारे पास इनफोर्सेबिलिटी का ऑप्शन होता है कि अगर किसी पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं करी तो उस केस में वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है उस व्यक्ति के विरुद्ध, तो उसे हम वॉइडेबल बोलते हैं। जैसे ए ने बी को थ्रेटन करके उसका स्कूटर ले लिया, ठीक है, और उसे बोला कि वह स्कूटर किसी और को सेल नहीं करेगा, और बी ने एग्री भी कर दिया, उसकी कंसर्न ले ली बाय द कोहेजन, उसने उसको धोखे से या धमका करके उसकी कंसर्ट ले ही है, ठीक है। उसने अपनी सहमति से कंसर्ट नहीं दी थी उसको ख़रीदने की, बट उसने उसको धमका करके क्या करी है, कंसर्ट लिया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कानून की दृष्टि में क्या होगा, इलीगल होगा। और कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिक्लेयर करा जाएगा, वॉइडेबल डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा होता है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, उनको कानून की दृष्टि में इन्फोर्सेबल करवाया जा सकता है। तो इसका डिफरेंस भी देख लेंगे, वॉइड एग्रीमेंट या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वॉइड एग्रीमेंट तो शुरू से ही वॉइड होता है, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो तब होता है जब किसी पार्टी ने अपना कंसिडरेशन या ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं करी। ये आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट है वो मिसिंग होते हैं, ठीक है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कोई कंसर्ट और पार्टी जो है वो फ्री ना हो, मतलब किसी को धोखे से कंसर्ट ली गई है, इसको इनफोर्सेबल करवाया जा सकता है, बट इसको इनफोर्सेबल करवा सकते हैं, इसको नहीं करवा सकते बट इसको करवाया जा सकता है। इसके अंदर थर्ड पार्टी के कोई राइट नहीं है, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी का राइट है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड जो है वो घोषित करेगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार डिफरेंस का। देन आपका इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर भी इलीगल वर्ड आ गया यानी कानून की दृष्टि में लीगल नहीं है, उसने कानून तोड़ा है, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसने कानून तोड़ा है वो इलीगल है। मान लो किसी ने किसी को मारने की सुपारी दे दी, ए ने बी को मारने की सुपारी दे दी, ठीक है। ए ने बी को बोला कि तू जाके सी को मार दे और बदले में पैसा दे दिया, तो है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट,
बट क्या कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? इलीगल है, अनलॉफुल है। ठीक है, तो इस केस में उस दोनों पार्टी को क्या हो सकती है? सज़ा भी हो सकती है, पनिशमेंट भी हो सकती है, डेथ सेंटेंस भी आ सकता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कानून की दृष्टि में इलीगल है या जिसको कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल भी करवाया जा सकता है, उसे अब इलीगल बोलेंगे। क्लियर? आगे आपका डिफरेंस है बच्चे वॉइड और इलीगल का, देख लीजिएगा। देन अनइन्फोर्सेबल। अनइन्फोर्सेबल वो है जिसका कोई भी कानूनी दृष्टि में इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, जिसमें कानून का कोई भी रोल नहीं है, लॉ का कोई रोल नहीं है। लॉ के द्वारा जिसको इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते उसे हम अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। जैसे इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एक्चुअली वैलिड बट कैन नॉट इन्फोर्स। ठीक है, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। अगर हमने कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया तो इन्फोर्सेबल ही हो गया, अनइन्फोर्सेबल हो गया। ठीक है, अगर कोई बिज़नेस बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ऑपरेट हो रहा है और उसमें अगर कोई दिक्कत आती है या पार्टी उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उस केस में फिर क्या हो जाता है? वो पार्टी क्या करेगी? उसको इलीगल क्रिएट कर देगी, इलीगल घोषित कर देंगे, अनलॉफुल कर देंगे। तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कानून की दृष्टि में क्या होगा? अनइन्फोर्सेबल होगा। ठीक है, तो ये अभी हमने जो पढ़ा था वही है। बेस्ड ऑन क्रिएशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्लॉयड। एग्जीक्यूशन के बेस पे एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। इन्फोर्सेबली के बेस पर हम इसको वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनफोर्सेबल। और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से है, यूनिलेटरल और बाईलेटरल। ठीक है, अब आपके पास आता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कब बनेगा। ठीक है, सेक्शन 10 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो बताता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होना, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब है? जब उसमें ये सारे एलिमेंट हों तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोला जाएगा। नंबर 1, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऑफ़र दिया है और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी दबाव के, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है, इसके अलावा इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टी जो है जिस कॉन्ट्रैक्ट में आई है वो कैसी होना चाहिए? लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टी की, अपनी मर्ज़ी से उस कॉन्ट्रैक्ट में वो आए हों, ऐसा होना चाहिए। कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं मान लो कि अगर कोई माइनर है, 17 साल का है या 15 साल का है दोनों पार्टी में से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि वो आपका मेजर होना चाहिए। ठीक है, और वो पागल ना हो। ठीक है, साउंड माइंडेड होना चाहिए, तभी वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। कोई पागल या अनसाउंड माइंडेड पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। तो कैपेसिटी भी होनी चाहिए। देन अ लॉफुल कंसिडरेशन, अगर उसमें कुछ बोला गया है तो लॉफुली कंसिडरेशन भी होनी चाहिए कॉन्टैक्ट में अगर है तो। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट है, किस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो कॉन्टैक्ट बना है। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। एग्रीमेंट को कभी भी वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक उसको एक्सप्रेस नहीं करा गया हो। सर्टेनिटी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी हो कि वो परफॉर्म कर पाए, दोनों पार्टी उसको कंप्लीट जो है वो परफॉर्म कर पाएँ, तभी वो काम हो पाएगा। मान लो ए पार्टी ने बी पार्टी को बोल दिया कि मैं तुम्हें चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। ठीक है, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो। एंड देन लीगल फॉर्मेलिटी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल दृष्टि से, कानून की दृष्टि से लीगल हो, इलीगल एक्टिविटी के लिए ना हो, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वैलिड है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, फ्री कंसेंट, एग्रीमेंट, ये सारा कंप्लीट हो गया। ये हमने सारा कवर कर लिया है लगभग। और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है इसी के साथ। डिटेल में हम पढ़ेंगे पूरे अच्छे से। ठीक है, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस में आएगा जब, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर को।
और यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना भी, ठीक है। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।